नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। गैर कांग्रेसी विकल्प के साथ तेजस्वी, कई ऐसी चीजें या फिर कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें ऐसा लगा, कई ऐसे बयान सामने आए जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ, जिससे ऐसा अनुभव हुआ कि ये लाइन सटीक हो सकती है। जिन्हें ये लाइन सटीक नहीं लगती वो इसका जवाब देंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता राजेश राठौर साहब हैं, जेडीयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार जी हैं, आरजेडी से राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नवल किशोर हैं। सबका एक साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। और सबसे पहले हम कांग्रेस से पूछना चाहेंगे, राजेश राठौर जी से पूछना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा लग रहा है इस लाइन के मायने आपको सही समझ में आ रहे हैं? क्या इस विकल्प की तरफ, खासकर गैर कांग्रेसी विकल्प के साथ तेजस्वी नजर आ रहा है माइनस कांग्रेस? देखिए विवेक जी, बाकी दलों के नेताओं के बारे में अभी ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन तेजस्वी यादव जी के बारे में और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में स्पष्ट, और मैंने ही नहीं तेजस्वी यादव जी ने बार बार और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बार बार कहा है कि विपक्ष के विकल्प के रूप में मात्र एक नेता है, वो राहुल गांधी है, और पार्टी एक है जो कांग्रेस पार्टी है। तो हम सबों को कांग्रेस पार्टी के साथ रहना चाहिए, या उन्होंने दूसरे रूप में भी कहा कि इसके लिए कांग्रेस को आगे आना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेताओं को एक साथ कर रहे हैं तो अच्छा संकेत है। लेकिन माइनस कांग्रेस है ना, से दिल्ली की यात्रा किए देखे होंगे, लेकिन माइनस कांग्रेस हमें नजर नहीं विवेक जी, कभी नहीं विवेक जी, कभी लालू प्रसाद यादव जी ने और तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुप ही नहीं रहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष के रूप में है, सबसे अधिक सीटों पे देश भर में लड़ती है, सभी जगह उसका आधार है, कहीं कम है और कहीं ज्यादा है, कहीं व्यापक है। ऐसी स्थिति में विपक्ष का नेतृत्व अगुवाई कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। सिर्फ तेजस्वी यादव जी नहीं, आरजेडी सुप्रीमो ने कहा और अभी कहा है उन्होंने, अभी 10-5 दिन के अंदर उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी ने कहा। लेकिन एक बात तो सुखद संकेत है, वो तेजस्वी जी करें या और कोई करें, लेकिन विपक्षी एकता यह लोकतंत्र के लिए सुखद संदेश है कि विपक्ष के लोग अब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह वाली जो जोड़ी की सरकार है वो न रहे, भाजपा वाली सरकार है वो न रहे। चूंकि अधिकांश ऐसे साथी उस विपक्ष के साथ जुड़ रहे हैं जो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, ये थर्ड फ्रंट का जो कंसेप्ट है या फिर जो इसकी हिस्ट्री है उस पर हम जाएंगे और उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आरजेडी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर नवल किशोर जी। नवल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए कि ये जो लाइन है कि गैर कांग्रेसी विकल्प के साथ तेजस्वी आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये सही लाइन है या फिर आप इसे बदलना चाहेंगे? कुछ इसमें आपको कमी झलकती है? देखिए, तेजस्वी यादव ने स्वयं कहा है कि भाजपा के विपक्ष में कोई भी गठबंधन बिना कांग्रेस का संभव नहीं है और कांग्रेस के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय स्तर पे एक विपक्ष की कल्पना की जा सकती है। ये तो उन्होंने खुद ही बोला है। आप अलग अलग तरीके से इसको देखने का नजरिया तो उन्होंने कभी पेश नहीं किया है और यही मानना है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प हो सकता है भाजपा से टक्कर के लिए या लड़ाई के लिए, वह कांग्रेस के नेतृत्व में ही संभव है। लेकिन जो घटनाएं घटी, जिस तरह की बयानबाजी हुई और दो जैसे कि उपचुनाव में, एमएलसी चुनाव, ये सारी चीजें जो एक उदाहरण है, जब हम गणित बनाते हैं तो उदाहरणों को पहले बनाते हैं, रिपीट करते हैं, फिर असली सवालों की तरफ जाते हैं। आम जनता भी कुछ उसी तरीके से सोचती है जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। आप इसे किस तरीके से समझाना चाहेंगे ये बताइए, क्योंकि हम तो मॉर्निंग सोच द डे पर भरोसा रखते हैं। सुबह का सवेरा बताता है कि दिन कैसा होगा, तो सुबह का सवेरा तो बता रहा है। नहीं, देखिए, जब उपचुनाव में लड़ने की बात है, चुनाव लड़ने की बात है, तो चूंकि संख्या सीटों की बहुत कम होती है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी, आरजेडी ने पहले भी कहा कि पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कौन जीत सकता है वहां से। वहां पे अगर सीटों को बंटवारा के लेकर अगर कोई बात सोची जाए तो हमें लगता है कि जीत को निश्चित नहीं माना जा सकता है। जीत को निश्चित मानने के लिए वहां के स्थानीय आकार को देखना होगा और उसमें आरजेडी उपचुनाव में सबसे आगे थी और आपने चुनाव के बाद भी जो रिजल्ट देखे होंगे उसमें सबसे ज्यादा मत आरजेडी को मिला और बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी गई। तो उसका
इस चीज से जोड़ना कि तो राष्ट्रीय इस राजनीति कंसेप्ट में को कोई बदलाव हो रहा नहीं है। नहीं ठीक है, इसी इक्वेशन को आप समझा क्यों नहीं पाए कांग्रेस को? क्या कांग्रेस को इतनी सी बात समझ में नहीं आई? क्योंकि अगर बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ज्यादा नंबर पर लोकसभा इलेक्शन लड़ती है, तो हमें जरा ये बताइए इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि आप तो बराबर कहते रहे कि नहीं, अभी जो प्रदेश स्तर के जो उपचुनाव है या फिर एमएलसी चुनाव है, हम उसे अपनी समझदारी के साथ लड़ रहे हैं और हमें लगता है कि आपको थोड़ा कम नंबर पर लड़ना चाहिए, लेकिन आप नहीं माने, या फिर कहीं कहीं आरजेडी को लगा कि नहीं, हम अकेले ही लड़ेंगे। तो ये चीजें तो कांग्रेस को समझ में आनी चाहिए थी, आप समझा नहीं पाए, उसमें कहीं तो कोई दिक्कत हो गई? नहीं, देखिए, हर दल को अपने तरीके से अपने दल को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी उनकी स्वयं की है। वो आपसे और हमसे सलाह पे हर दल क्यों चलेगी? भाजपा क्या दूसरों की सलाह लेती है? क्या उनके दल के, उनके साथ में जो है वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। वैचारिक अधीनता को स्वीकार करके उनके साथ चल रहे हैं। आप नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, वैचारिक अधीनता के आधार पे वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे तो कम से कम समय समय पे अपनी स्वतंत्रता जो सोच की है, वैचारिकी की है या जमीनी स्तर की समझदारी की है, वो दल अपने आप करते हैं। आरजेडी अपने दल के विषय में खुद निर्णय लेती है और आरजेडी को जो लगता है उसके आधार पर निर्णय लेती है। लेकिन प्रभाव होना और हावी होने में अंतर है। प्रभाव होना और हावी होने में अंतर है। यहाँ नहीं लगता कि यहाँ का जो डोमिनेटिंग नेचर है, खासकर आरजेडी का प्रदेश के सिनारियों में, वो आपको दिखता है? देखिए, अगर आपकी ये समझ है कि सबसे बड़ी दल जिसके पास सबसे ज्यादा मत है बिहार के राजनीति में और सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से वो भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में है, तो अगर आपकी ये समझ है कि वो प्रभावकारी है, तब तो एक अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है, व्यवहारिक ये है कि बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी रही है और पिछले 30 साल के इतिहास में 1997 जब से बनी है उसके बाद या तो शासन में रही है या तो मुख्य विपक्ष में रही है। संख्या, सीटों की संख्या में कमी बेसी हो सकती है, लेकिन मत प्रतिशत के आधार पर तो सबसे अधिक रही है। तो अगर आप इन चीजों को अलग तरह से देखना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार का नेतृत्व वहां के सामाजिक समीकरण के हिसाब के, वहां के विकास के को लेकर या राष्ट्रीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को लेकर, समाजवाद को लेकर, इन सब में राष्ट्रीय जनता दल का जो रणनीति रहा है वैचारिकी स्तर पे, वो कभी हिला नहीं है, कभी डोला नहीं है। वह एक जगह खड़ा है और इसीलिए वह मानती है कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई दल, कोई गठबंधन जो टक्कर दे सकता है, उसका नेतृत्व कांग्रेस को ही करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और हर एक राज्य में उसके सीटों की संख्या कम हो सकती है, वहां का स्थानीय स्तर की समझ अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे उसकी उपस्थिति है, तो वह लड़ाई उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाए तो बेहतर होगा। डॉक्टर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमने देखा है थर्ड फ्रंट का हाल और उसके इतिहास के बारे में आपसे बेहतर डॉक्टर संजय कुमार इसे कोई और भी नहीं समझा सकता, बता सकता। और जो तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं देश भर में, अलग अलग तमिलनाडु चले जाते हैं, ममता बनर्जी से मिलते हैं, शरद पवार से मिलते हैं, शरद यादव से मिलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक गतिविधियां चल रही हैं। तो गैर कांग्रेसी विकल्प के साथ तेजस्वी, ये एक चर्चा का विषय है, मुद्दा यही है। सवाल हम पूछ रहे हैं, तो क्या आप इसे सिनारियो से देख रहे हैं या फिर आप भी इसमें थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं या फिर आप इस पर कायम हैं? नहीं, एक सीन तो दिख रहा है। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद, लालू प्रसाद मजबूती से कहते रहे हैं कि बिना कांग्रेस के विपक्ष का यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मायने नहीं है, लेकिन ये जो कवायद है इनकी, ये कवायद को तो देख करके लगता है कि जिस तरह से स्टालिन से भी मिलने जा रहे हैं और केसी राव से भी मिल रहे हैं, ममता बनर्जी जी से भी मिल रहे हैं और शरद यादव जी से भी मिल रहे हैं, तो एक कोशिश तो हो रही है। और वो कोशिश कितना रंग लाएगी ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हाँ, इतनी सच्चाई को भी सबको समझना होगा कि अभी भी कांग्रेस के इतने कमज़ोर होने के बाद भी 200 सीटें इस देश में ऐसी है जहां कांग्रेस ही तय करती है चीज़ों को, चाहे जीत उनके हिस्से में जाती है या हार उनके हिस्से में जाती है। तो सोच लीजिए कि जो पार्लियामेंट्री जो हम लोगों के पास सीट है इस देश के पास, उसमें 200 सीट को कांग्रेस सीधे सीधे प्रभावित करती है। अगर थर्ड फ्रंट की गुंजाइश बनती है, ठीक आप बता रहे हैं कि पहले भी कोशिश हुई थी और पिछले साल भी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर एक कोशिश हुई थी। लोग लगा था कि लोग शिरकत करेंगे और एक मजबूत विपक्ष का खाका खींचा जाएगा। वो थर्ड फ्रंट होगा या नहीं होगा वो तो बात की चीज़ है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष का खाका वहाँ पर खींचा जाएगा। चीज़ें आकार नहीं ले पाई। फिर एक बार इन लोगों ने कोशिश की है और क्षेत्रीय पार्टी, एक इसमें जो एक स्मेल जो आ रहा है
कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन क्षेत्रीय पार्टियों का राज्य में अपना प्रभाव है, उन क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने यहाँ से एक पार्लियामेंट का सीट दे तो एक गणित बन सकता है और एक मजबूत विपक्ष तय हो सकता है केंद्र में। वो कांग्रेस के साथ वाला विपक्ष होगा, कांग्रेस से अलग एक थर्ड फ्रंट का भी विकल्प होगा, लेकिन एक कोशिश तो हो रही है। अब अभी राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये कोशिश में राष्ट्रपति का चुनाव हो केंद्र में, कि कोई हमारे ऐसे कॉमन कैंडिडेट हों जो पसंद हो, जो बीजेपी से अलग हों और वो विपक्ष के साझा कैंडिडेट हों, जिसमें कांग्रेस की भी सहभागिता हो और थर्ड फ्रंट की भी अगर बनती है तो उनकी भी सहभागिता हो। तो निकट में तो ये दिख रहा है। और जहाँ तक बिहार की बात अभी नवल जी से आप पूछ रहे थे, बिहार में निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत तवज्जो आरजेडी नहीं दे रही है। कौन सी केमिस्ट्री के आधार पर नहीं दे रही है, कौन सा समीकरण के आधार पर नहीं दे रही है, ये तो कांग्रेस के लोग ज़्यादा बढ़िया से मूल्यांकन करेंगे। लेकिन बाई इलेक्शन में आपको याद होगा कि एक सीट, कुशेश्वर स्थान सीट जो लगातार कांग्रेस जीतते रही है, उस सीट पर भी कांग्रेस की मजबूत दावेदारी को भी सिरे से खारिज किया। एमएलसी के भी चुनाव में उन्होंने खारिज किया। तो बिहार में तो इनको कोई तवज्जो आरजेडी देने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल प्रोस्पेक्ट में अभी 2 साल वक्त है 24 तक आने में। अब हो सकता है कि कोई ऐसा थर्ड फ्रंट की तैयारी हो जाए, केमिस्ट्री बन जाए तो थर्ड फ्रंट की तरफ ये बढ़ जाएंगे। अदरवाइज कांग्रेस के प्रति जो लॉयलिटी लालू प्रसाद जी शुरू से दिखाते रहे हैं, सोनिया गांधी जी को खास करके सबसे आगे बढ़ करके हिंदी पट्टी के एक मजबूत नेता के तौर पर उन्होंने उनका समर्थन दिया है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन थर्ड फ्रंट की भी कोशिश चल रही है। कांग्रेस अपने को कितना इसमें साध पाएगी या आरजेडी का समर्थन ले पाएगी, ये तो कांग्रेस के लोग यही भी डॉक्टर अपने संजय तरीके यही से सवाल है, मूल्यांकन यही कर सवाल है, रहे हैं। क्योंकि थर्ड फ्रंट की बात होती है, हमें तो जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं सभी फ्रंट वाले ही हैं और सभी मजबूत टक्कर के बाद ही अपने आप को वहां घोषित कर पाए हैं, बिठा पाए हैं। तो ऐसे में यहां पर थोड़ा कांग्रेस से थोड़ी हमें दुबली नजर आती है। हालांकि जो सवाल आपने खड़ा किया उसे हमें उसमें हमें कई फ्रंट दिखाई देते हैं। तो क्या डॉक्टर संजय, एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम आपकी चाहेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यहां पर जो थर्ड फ्रंट की कवायद चल रही है, एक जुबान पर एक मुहावरे की तरह थर्ड फ्रंट हो गया है? हालांकि बहुत सारे फ्रंट इस बार हैं और कांग्रेस को इस बात से थोड़ा सा हमें लगता है कि किनारा करने जैसा कुछ लग रहा है। नहीं, देखिए, एक जगह जाकर के चीजें ठहरती है कि कांग्रेस में तो तय है कि राहुल गांधी उनके लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी में विरोधी विपक्षी साथ आए नहीं आए, उनके एक एस्टेब्लिश लीडर राहुल गांधी हैं। थर्ड फ्रंट में भी चीजें खुल करके नहीं आई है कि ये ममता बनर्जी इसका नेतृत्व करेंगी या शरद पवार नेतृत्व करेंगे, ये गुड़ केसीआर इसके नेता होंगे कि तेजस्वी होंगे, स्टालिन होंगे कि कौन होंगे। तो यहां पर थोड़ा फ्रैक्चर्ड दिख रहा है। जबकि राहुल गांधी चाहे जितना भी उनको कमजोर तरीके से देखा जाए, वो इंटैक्ट दिख रहे हैं कि कांग्रेस अगर है तो वो राहुल के नेतृत्व में है। बिल्कुल। चलिए, एक छोटी सी टिप्पणी हम चाहेंगे राजेश राठौर, अगर आप इसको क्लियर और भी करना चाहें, क्योंकि अभी आरजेडी प्रवक्ता से हमारी बातचीत हो रही थी। डॉक्टर नवल किशोर ने साफ तौर पर कहा कि यहां पर ऐसा कुछ भी समझने की दिक्कत नहीं है। अगर उस बड़े प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो वहां पर तो हम हैं ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वहां पर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लीड कर रही है। हमें क्यों ऐसा लग रहा है, इस पर जरूर आरजेडी की तरफ से यह सवाल हो सकता है। आपका क्या कहना होगा? एक छोटी सी टिप्पणी आप कीजिए। देखिए, जब राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं थी। आरजेडी बड़ी पार्टी है और उस हिसाब से उस सीटों पे लड़ती है। जब भी विधानसभा का चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आता है, तो आरजेडी अधिक सीटों पे लड़ती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उसमें कांग्रेस का भी सम्मान रहता ही है। लेकिन बीच बीच में जब अलायंस हम लोग का टूटता है तो उसका खामियाजा हम दोनों भोगते हैं। लेकिन यही तो सवाल है, क्यों टूट जाता है? चुनाव का, विधान परिषद चुनाव का नहीं, लेकिन वक्त है अब कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में टूट जाता है कि विपक्षी एक, यही तो हम चाहते हैं डॉक्टर नवल किशोर और आप दोनों मिलकर हमें समझा दीजिए क्यों टूट जाता है। कभी हम लोग नहीं, कभी हम लोग इस पे बहस किए हैं, फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा विकल्प हो, क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो न रहे। क्योंकि जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से विदेश नीति आप लोग तो जरूर चाहते हैं, जिस प्रकार अगर थर्ड फ्रंट की तरफ जाएंगे तो आप लोग तो जरूर चाहेंगे, जनता चाहती है अभी वाली सरकार ना रहे। देखिए विवेक जी, अब जनता चाहती है कि विपक्ष जनता से ही जोड़ देते हैं, जनता मजबूर कर देगी नेताओं को। जनता चाह रही है कि विपक्ष एक हो।
नहीं नहीं, मैंडेट मिला उसे हम कहाँ इनकार करते हैं, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, भाजपा जदयू का प्रधानमंत्री थोड़ी है, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके नीतियों का मेरा विरोध है, जिसका समर्थन हमें ज्यादा मिल रहा है। तो एक मजबूत शक्ति से ही लड़ेंगे, ये तो तय है ना। मैं उनके नीतियों का विरोध करता हूं और उसमें मुझे समर्थन व्यापक मिल रहा है, चाहे वो बंगाल से चले जाएं या तमिलनाडु की बात करें या कर्नाटक की बात करें या तेलंगाना की बात करें, अब जिन प्रदेशों में आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक आप चले जाएं। आज बिहार में भी अगर जो गठबंधन है उससे अलग गठबंधन होता है तो वहां भी आप देखेंगे, तो हम बहुत पीछे नहीं है, क्योंकि अब जनता चाहती है कि एक बड़ा विकल्प हो और इस सरकार का सामने एक बड़ा लकीर हो, ताकि इनसे निजात पाया जाए, इनके नीतियों से निजात, इनसे नहीं, हम इनके नीतियों से निजात चाहते हैं। इनके नीतियों से निजात चाहेंगे, स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी जी से निजात मिलेगा और फिर नया भारत बनेगा। चलिए, अरविंद सिंह भी यहीं बैठे हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं है। नरेंद्र मोदी से निजात कैसे मिलेगी? एक बड़ा मैंडेट लोगों को बैठा ही रखिएगा क्या? देखिए विवेक जी, अरविंद सिंह जी के बाद आते हैं, हमको बोलने के लिए कहे हैं। लोभियों के जमात में ठग भूखे नहीं मरता है। तो यहाँ सारे बाढ़ आया हुआ है, विकास का बाढ़ आया हुआ है। उस बाढ़ में जो है सांप न्योला देखिए, सब एक ही जाल पे बैठ के अपना जान बचा रहे हैं। तो ये सारे ये देखिए, वो तो मैं इंजेक्शन ऐसा मारा हूं कि कोरोना वैक्सीन टाइप से काम कर रहा है। तो लोभियों के जमात में ये जितने लोग हैं वो सब एक ठग को खोज रहे हैं, वो ठग मिल नहीं रहा है। अब देख रहे हैं कि इसमें सुपर ठग कौन होता है जो नेता बने। अरे ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, देश के जनता जिसको बनाना है वो बना चुका है और वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और देश जो है आज दुनिया में डंका बजा रहा है। ये जो है, लेकिन अरविंद जी मजबूती से तैयारी हो रही है, तेजस्वी मिल रहे हैं, ताबड़तोड़ मुलाकात हो रही है, मजबूती हम जानिए रहे। ये सब परिवारवाद के समर्थक हैं जो समाजवाद का हत्या करके परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये सब जो हैं कांग्रेस के घोटालों के खिलाफ में राजनीति शुरू करने वाले, कांग्रेस के गोद में बैठ के बालक टाइप से खेलने वाले लोग हैं। ये सब को बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये सब समझिए कि घोटालों के सरदार हैं, इनको मौसर नहीं मिल रहा है घोटाले का, उसके चलते ये लोग व्याकुल होकर के गठबंधन बना रहा है। ये सारे लोभियों का जमात है, हो रहा है किसी तरह से इन लोग को संभाल सके, तो वैसा ठग मिल नहीं रहे हैं। और इनके जो ठग हैं वो इतिहास बनाने वाले ठग हैं। डॉक्टर नवल, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये क्या मैं कह रहा हूँ, हाँ सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में और पूरे देश में लोग जानते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। वो तो आपका नेतृत्व कर रहे हैं और ठगों का झुंड तो भाजपा में है। आप किस ठग की बात कर रहे हैं? आपके घर में ठग है और दूसरे जगह खोज रहे हैं। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, अच्छा ये बताइए आदरणीय लालू जी, किस गठबंधन के उपज हैं? क्या वो कांग्रेस के घोटालों के उसके जो है बर्बरता के खिलाफ आंदोलन में हुए थे और कांग्रेस के गोद में बैठ के खेले कि नहीं खेले? आप बताइए। आज जहां स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी होंगे वो क्या सोचते होंगे? आदरणीय लोहिया जी जहां होंगे वो क्या सोचते होंगे? आपको डॉक्टर नवल किशोर, अरविंद जी ये शायद कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस को बार-बार प्रदेश में ठगी का शिकार होना पड़ा, हो सकता है आप तो समाजवाद का हत्या करके परिवारवाद में फंसने ठीक है। ये परिवारवाद वाला चैप्टर क्लोज कर चुके हैं। अरविंद सिंह जी रुक जाइए। अरविंद निषाद जी, जानवर तक को नहीं बख्शा आपने। अरविंद जी रुक जाइए। अरविंद निषाद जी, सुन लीजिए, सवाल दोहराया जाए। इतना एक मिनट विवेक जी, अरविंद निषाद जी टॉपिक पर ही रहेंगे। अभी तक टॉपिक पर जो सटीक बातें डॉक्टर संजय कुमार से हमने जान ली और जो हमारी जो याददाश्त है वो काम करती है, तो हमने थर्ड फ्रंट का रोल, उसकी हिस्ट्री हमने देखी है, कुछ ज्यादा सफल नहीं रहा। हालांकि किसी को अगर हराना है, किसी को अगर विरोध करना है तो आप कर सकते हैं, उसके लिए चैप्टर खुला है। लेकिन जब बात कांग्रेस और आरजेडी की प्रदेश स्तर में आती है तो हमें ऐसा लगता है कि बराबर जो कांग्रेस है वो सप्रेस रहती है, दबी हुई रहती है और आखिरकार उसे अलग हटना पड़ता है। दो ऐसी बातें हुई और बयानों में तो कई बार हमने देखा है कि कई बार सीख मिलती है, चाहे शिवानंद तिवारी हो, लालू जी हो, खुद हो, तो ऐसी चीजें जो हैं वो बराबर कहते रहते हैं, जिससे एक मास मैसेज ये जाता है
कि स्थिति अंदर ठीक नहीं है। अरविंद निषाद जी, आप अपनी बात कहिए। एक आरोप आपके ऊपर भी लग रहा था, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर नवल ने आप ही लोगों के ऊपर हमला किया था। मैं उस पे आ रहा हूं, दोनों पे। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज हास्यास्पद स्थिति में पहुंच गई है। बंगाल में उसके सहयोगी उनको अपने गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाती है। नतीजा बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुफरा साफ हो जाता है, लेकिन वो थर्ड फ्रंट या कांग्रेस लेड गठबंधन की सपना देखते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव जी इनको महत्व नहीं देते हैं। एक उपचुनाव में एक सीट नहीं दिया, विधान परिषद के चुनाव में भी एक सीट नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अपने साथ रखने या उनके साथ होने का दावा करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिस राज्य में जिस सहयोगी के साथ है, लगभग अमूमन उस राज्य के रीजनल पार्टी के अंडर में काम करने को विवश है। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश में इस बार लाख कोशिश करने के बाद भी समाजवादी पार्टी लाने के बाद भी दूसरी बात, अरे भाजपा का नाम आप जब बोल रहे थे तो भगवान का नाम है, नवल जी राम का नाम लीजिए या भाजपा का नाम लीजिए, आप ना लीजिएगा तो स्वर्ग के नहीं पहुंचिएगा। अरे सुनिए, ये जो तस्वीर स्क्रीन पर चल रहा है, इस तस्वीर में वैचारिक शून्यता में जीने वाले लोग हैं। इस गठबंधन में या जो वहां कल चेन्नई में मिले हैं, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई नीति नहीं है। सिर्फ एक नीति है, कैसे 24 में चुनाव लड़ करके हम जीते और हमारे गठबंधन के लोग देश के शासन व्यवस्था में आए। ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स करने वाले और महानायक के रूप में अपने को प्रोजेक्ट करने वाले लोग हैं, चाहे वो एम.के. स्टालिन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल। चलिए अरविंद निषाद जी आपका जवाब दे रहे हैं डॉक्टर नवल। रुक जाइए अरविंद निषाद जी जरा रुक जाइए, जवाब सुन लीजिए। हाँ डॉक्टर नवल, देखिए, जहां तक वैचारिक शून्यता की बात कर रहे हैं, यहाँ तो वैचारिक गुलामी है। 2020 में नीतीश कुमार ने अपना घोषणा पत्र, अरे वैचारिक शून्यता है, वैचारिक शून्यता है। कोई विचार आपके पास नहीं है और नेशनल अलायंस में भी आपके पास कोई विचार नहीं है। बिना विचार के आप लोग एक जगह मिल रहे हैं। क्या किसी प्लेटफॉर्म पर कोई विचारधारा उभर करके सामने आई है? क्या कोई विचारधारा पर कहीं चर्चा हुई है? क्या आप लोगों ने जितने बार भी बैठने की कोशिश की है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा उभर करके आया है क्या? सिर्फ एक मुद्दा है, देश में कैसे भ्रष्टाचारी के। चलिए एक बात तो तय है कि गैर कांग्रेसी विकल्प के साथ तेजस्वी ये सवाल अगर खड़े किए गए तो उसको कई मतलब और मायने हैं, लेकिन हमें डॉक्टर संजय कुमार पर थोड़ा भरोसा रखना होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब इसमें टाइम है, 2 साल का भी टाइम है, तो जरूरी ये है कि थोड़ा ठहर कर देखा जाए, सोचा जाए प्रदेश में क्या गति होती है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में क्या होता है, इस पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस भी अभी कह रही है कि नहीं, हमारा तो मान सम्मान बना हुआ है। खबरें लगातार जारी हैं, आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही देश भर में कांग्रेस पार्टी मान सम्मान बचाते रहे।